जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग की शानदार क्लास लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं और आज वाली क्लास में हम दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और इन दो टॉपिक्स पे आपके पेपर में 6 नंबर पक्के हो जाते हैं, क्योंकि यहां से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 3 क्वेश्चन यहां से आ रहे होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 6 नंबर के यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप सभी जानते हो कि 3 क्वेश्चंस मतलब कि रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर, रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर, इसका मतलब एसएससी जीडी में सिलेक्शन के बहुत ज्यादा नजदीक। और आज हम जो दो टॉपिक्स का रिवीजन करने वाले हैं वो होने वाले अपने कोडिंग डिकोडिंग और वेन डायग्राम। ये दो टॉपिक्स होने वाले हैं और ये बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। आज इसका रिवीजन होने वाला है। रिवीजन का मतलब क्या है कि आज आपको इनसे जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो बेस्ट रीजनिंग के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, सेम एज इट इज टाइप के क्वेश्चंस, सेम लेवल के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। और पेपर में आएंगे, अगर आपने ये क्लास देखी होगी तो आप आसानी से उनका आंसर कर पाओगे। तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत करते हैं कि कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही नहीं चले। मतलब अब जो समय बचा हुआ है आपके पास, उसमें आपको ऐसी कोशिश करनी है कि अभी आपको लग रहा है कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश इतनी करूंगा, मेहनत इतनी करूंगा कि आप जीत जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर बोलोगे अच्छा उस समय मैंने थोड़ी सी मेहनत की थी, इस वजह से क्या हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वही चीज यहां पर होने वाली है। बस थोड़ी सी कोशिश कर लो, जो बचा हुआ समय है उसको अच्छे तरीके से कर लो। और इस क्लास से बेहतरीन और क्या क्लास हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा होगा। आपको क्वेश्चन की रैंकिंग पे नहीं जाना है कि कितने नंबर है, क्योंकि यहां पर मैंने बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं जो आपके लिए हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का है ये कि एक निश्चित कोड भाषा में इसका अर्थ होता है रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, इसका अर्थ होता है दिल्ली इज वेरी पोल्यूटेड, और इसका मतलब क्या होगा यह हमें बताना है कि इसका कोड क्या होगा यह हमें बताना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप क्या सोचोगे कि यार कि रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, यहां पर दिया भी गया है, रेड का 3 है, फोर्ट का 4 है, इस तरीके से। लेकिन इधर देखेंगे देखो 4 दूसरे नंबर पे आया है, फोर्ट का है। इधर इसमें देखोगे तो 4 तीसरे नंबर पे आया है, वेरी का है। इसका मतलब ये वाला तो तरीका नहीं हो सकता, यानी इस तरीके से तो कोड नहीं लिखे हुए जैसे हम देखते हुए आते हैं। तो फिर क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला कि बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। फिर आप सोच सकते हो कि रेड है, इसमें अगर आप देखो थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने आपको समझाया था कि अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर क्या देखो कि इसमें कितने अल्फाबेट दिए गए हैं। अगर उतना ही लिखा गया है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है 3 अल्फाबेट है, 3 लिखा हुआ है, 4 अल्फाबेट है, 4 लिखा हुआ है, 2 अल्फाबेट है, 2 लिखा गया है, फिर 2 है तो 2 लिखा गया है, और फिर 5 है तो 5 लिखा गया है। इसका मतलब जितने अल्फाबेट हैं उतने ही इसके कोड बने हैं। ओके, फिर एक से नहीं कंफर्म करेंगे, दूसरे को भी चेक करना है। इधर देखो दिल्ली में कितने हैं, 5 है तो 5 लिखा गया है, इज में 2 है तो 2 लिखा गया है, इसमें वेरी में 4 है तो 4 लिखा गया है, और इसमें कितने हैं 8 है तो ये 8 लिखा गया है। इसका मतलब जो हमने सोचा है वो अब सही है, जो हमने सोचा वो सही है। तो बस अब इसका निकाल दो। पहले इसमें देखो पॉल्यूशन में कितने हैं। पॉल्यूशन में आप देखोगे तो 2 2 4 6 8 और 1 9, यानी सबसे पहले 9 आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले कितना होगा, 9 होगा। अगर 9 होगा तो ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 इसमें दिया हुआ है। ये एग्जाम में इस तरीके से आपको करना है, बाकी चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब आपको काउंट करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि बस एक में ही 9 है तो वही अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं यहां पर समझा रहा हूं तो आपको बता देता हूं। 5 है तो देखो 5 लिखा गया है,
2 है तो 2 लिखा गया है, इसमें देखो 4 और 4 8 है तो 8 लिखा गया है। बात समझ में आ गया? तो ये पहली टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कोडिंग डिकोडिंग से। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन किसका आ गया? आपका वेन डायग्राम का आ गया है, वेन आरेख का आ गया है। इसमें बताइए कि मानव, शिक्षक, क्लर्क और चपरासी, इनका आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर निकल जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए, मानव, शिक्षक, क्लर्क, चपरासी, तो ये सारे के सारे क्या है भाई? मानव के अंदर आ जाएंगे। तो यहां पर ये वाला गोला किसका बना दिया है हमने? मानव का बना दिया है। मानव क्या होता है आप सभी जानते ही होंगे। अब मानव में ही क्या आएगा? शिक्षक आएगा, क्लर्क आएगा, चपरासी आएगा, और तीनों के तीनों अलग अलग प्रोफेशन है। तो ये हो गया चपरासी, ये हो गया क्लर्क, ये हो गया शिक्षक, यानी तीनों अलग अलग होंगे। ये जिसमें है वो आंसर हो जाएगा। ये सी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी है, यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट ये बोल सकते हैं कि सर जी ये क्या है कि शिक्षक है वो क्लर्क हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये अलग ही प्रोफेशन है भाई। वो अलग बात है कि शिक्षक से क्लर्क का काम भी करवाया जाता है, चपरासी का भी काम करवाया जाता है, सिर्फ उनसे पढ़ाने का काम नहीं करवाया जाता। गवर्नमेंट सरकारी मैं स्कूल की बात कर रहा हूं तो यहां पे ठीक है, उनको बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं कि आपको ये कर लो और स्कूल छोड़ो इनको, ये तो प्राइवेट में पढ़ लेंगे तभी हमारे पास कुछ आएगा। समझ रहे हो? तो वो अलग चीज है, उसको मत कंपेयर करना। चपरासी से भी सारे काम करवा लिए जाते हैं, क्लर्क वाले काम भी चपरासी कर रहा होता है, शिक्षक वाले काम भी कर रहा होता है, बहुत सारे ऐसे करते भी हैं, ठीक है, सरकारी स्कूलों में। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें यहां पर समझना है कि ये प्रोफेशन दिया हुआ है कि शिक्षक मतलब शिक्षक, ठीक है। आज की दुनिया में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। शिक्षक मतलब शिक्षक, वो शिक्षा देने का काम होगा उसका। चपरासी का वो ही काम होगा, क्लर्क का वो अपना ही काम होगा, ठीक है। तो इसलिए तीनों अलग अलग प्रोफेशन है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाली टाइप है, बहुत अच्छी टाइप है, बहुत अच्छी टाइप है, और स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें करना क्या है, ठीक है। और पता भी चल जाता है करना क्या है, फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? जैसे आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, फिर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। देखो क्या है कि यदि सफेद को पक्षी, पक्षी को पारा, पारा को दही, दही को डिटर्जेंट और डिटर्जेंट को सफेद कहा जाए तो इनमें से कौन सा थर्मामीटर में निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि भाई थर्मामीटर में क्या आता है? पारा आता है, और स्टूडेंट भाग के आंसर कर देंगे पारा। लेकिन पारा यहां पर गलत हो जाएगा। आप बोलोगे सर जी थर्मामीटर में तो पारा ही होता है, गलत कैसे हो गया? क्योंकि यहां पर पारे को पारा नहीं बोला जा रहा, यहां पर बोला गया है कि पारे को क्या बोला जाएगा भाई? दही बोला जाएगा, ठीक है। पारे को पारा नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? दही बोलेंगे। तो इसका मतलब इसका सही आंसर दही होगा, पारा नहीं होगा, क्योंकि हमें पारे को क्या बोलना है भाई? दही बोलना है, ठीक है, दही जमा लो। तो बात समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टाइप समझ गए, पेपर में आएगी कर दोगे। बस लास्ट में दिमाग लगाना है कि थर्मामीटर में क्या आता है? पारा। भाग के आंसर नहीं करना जल्दबाजी में, जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। बात समझ गए कि जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो पारा नहीं होगा, दही इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन वेन आरेख का आ गया है, और ये वाला टाइप है वो हर बार एग्जाम में आता है। ये वाली जो टाइप है ना वो आपकी हर बार एग्जाम में आती है, बहुत शानदार टाइप है। पिछली टाइप में तो आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, अपने दिमाग का यूज करना पड़ता है। इसमें दिमाग का यूज तो करना ही पड़ेगा, साथ में आपकी आंखों का ज्यादा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये सारी चीजें दी हुई होती है, ठीक है। इनको ध्यान से देखना होता है। मैं थोड़ा जूम कर दूंगा, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर हम जूम कर देंगे, टेंशन मत लो, आपको अच्छे से दिख जाएगा। क्या है कि निम्नलिखित वेन आरेख में षटभुज है वो कप्तानों को दर्शाता है। जो ये षटभुज बना हुआ है ये किसके लिए है भाई? ये है कप्तान के लिए। षटभुज समझ गए ना, जिसकी 6 भुजाएं होती हैं उसको षटभुज बोला जाता है, कप्तान के लिए हो गया। त्रिकोण है वो लड़कियों को दर्शाता है, त्रिकोण मतलब त्रिभुज है, वो किसके लिए हो गया? ये हो गया आपका लड़कियों के लिए हो गया, तो यहां पर हमने लड़कियों के लिख दिया। आयताकार है वो टॉपर को दर्शाता है, ये जो आयत है
ये किसके लिए हो गया? ये हो गया आपका टॉपर के लिए हो गया। किसके लिए हो गया भाई? टॉपर के लिए हो गया, तो हमने यहां पर टॉपर लिख दिया। उसके बाद जो व्रत दिया हुआ है वो सामाजिक कार्यकर्ता के लिए है, तो ये किसके लिए है? ये है आपका सामाजिक कार्यकर्ता के लिए है। किसके लिए हो गया? ये सामाजिक कार्यकर्ता के लिए हो गया, सामाजिक कार्यकर्ता। उसके बाद क्या है? दी गई संख्या में उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कितनी लड़कियां टॉपर और कप्तान भी हैं, ये अपने को बताना है। अब मैं इसको करता हूं जूम, इसको जूम करते हैं सॉरी। अब आंसर निकालो। सबसे पहले क्या देखना है? लड़कियां। लड़कियों के लिए क्या है? त्रिभुज है, यानी त्रिभुज के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब ये हमारी जो त्रिभुज है इसके अंदर होना चाहिए, इससे बाहर वाला नहीं चलेगा। ओके, इतना समझ में आ गया। फिर क्या बोला गया? टॉपर। टॉपर मतलब आयत के अंदर होना चाहिए। टॉपर आयत के लिए है ना, आयत के अंदर, और त्रिभुज के अंदर तो होना ही चाहिए, आयत के अंदर भी होना चाहिए। इसका मतलब त्रिभुज के अंदर कौन कौन सा आयत का हिस्सा आ रहा है? सिर्फ यही हिस्सा है जो आयत का आ रहा है। ओके, यानी ये इतना बच गया, बाकी तो क्या हो गया? कट गया। अब हमें और क्या बताना है? कप्तान भी होना चाहिए। कप्तान के लिए क्या है? षटभुज में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? जो हमारी जो षटभुज है वो इसमें और इसमें। देखो इतना, ये नीचे वाला खत्म हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना बचा हुआ है। और षटभुज में कौन सा आ रहा है? ये दोनों आ रहे हैं, 8 और 5, ये सभी में है। तो 8 और 5 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जो जो बोला है, जिस जिस आकृति के अंदर बोला है उसके अंदर होना चाहिए। त्रिभुज के अंदर होना चाहिए, उसके बाद आयत के अंदर होना चाहिए, और उसके बाद षटभुज के अंदर होना चाहिए। तो ये तीनों कॉमन, सिर्फ ये वाला ही हमारा बचता है जो तीनों में है। देखो ये त्रिभुज के अंदर भी है, ये अपना आयत के अंदर भी है, और ये हमारी षटभुज के अंदर भी है। तो 8 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो 13 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? बस इतना ही करना था। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसको देख के तो आपको वो गाना याद आ रहा होगा, बम डिगी बम बम। ठीक है, वो वाला गाना याद आ रहा होगा। निकालो, ध्यान से देखो, थोड़ी अलग टाइप है, इजी है, अलग टाइप है। क्या है कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो अपने राधा के लिए क्या होगा? राधा के लिए क्या होगा ये अपने को बताना है। तो देखो पहले वाले में और इसमें क्या है कि राधा इज एन आर्टिस्ट। राधा इज एन आर्टिस्ट। इज इसमें भी है, एन इसमें भी है, आर्टिस्ट इसमें भी है, सिर्फ इसमें राधा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये 3 है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या हो गए? 3 कॉमन हो गए। तो जो नीचे वाले में होगा वो ऊपर वाले में भी होना चाहिए। बाकी जो ऊपर वाले में चौथा बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा राधा का कोड हो जाएगा, और वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नीचे और ऊपर वाले में मिला के देख लो भाई। सबसे पहले FIN है, FIN है तो ये भी है। उसके बाद MIN है, ओके ये भी है। DIG भी है, ओके ये नहीं है, क्या नहीं है? यहां पर JIG बच गया, JIG बच गया। तो ये किसके लिए हो जाएगा? ये राधा किसके लिए हो जाएगा? ये राधा के लिए हो जाएगा। तो राधा के लिए क्या हो जाएगा? JIG। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो इसमें नहीं है, जे नहीं है, इसमें क्या नहीं है? इसमें जे नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। हो सकता है यहां पर कहीं आंसर भी लिखा हुआ हो, अगर नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, ठीक है। कॉमन देखना था, FIN भी है, DIG भी है, MIN भी है, तो GIG बच गया है। वो किसके लिए? राधा के लिए है। ये अपना आंसर हो गया। ऐसे अपने को करना है, ठीक है, इस तरीके से आता है। चलो अब अगला आ गया। पिछला हमने अच्छे से सीख लिया था, जिसको नहीं आता था उसको भी मैंने सिखा दिया था। अब ये वाला आपका आंसर निकलना चाहिए। सबसे पहले त्रिभुज है वो किसके लिए है? पिता को दर्शाता है। तो त्रिभुज क्या हो गया भाई? पिता के लिए हो गया, तो हम यहां पर पिता लिख देंगे। उसके बाद व्रत है वो इंजीनियर के लिए हो गया, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? इंजीनियर लिख देंगे। उसके बाद क्या दिया गया है? जो षटभुज है वो करदाता के लिए है, तो ये वाला षटभुज किसके लिए हो जाएगा? करदाता के लिए हो जाएगा। हमने यहां पर करदाता भी लिख दिया। आयत किसके लिए है?
ये हो गया आपका रक्तदाता के लिए है, तो ये हमने रक्तदाता भी लिख दिया। उसके बाद हमें बताना है कितने करदाता ऐसे हैं जो रक्तदाता भी है। अब अपने को क्या बताना है, करदाता भी होने चाहिए और साथ में रक्तदाता भी होने चाहिए, ठीक है, यानी करदाता भी होने चाहिए और रक्तदाता भी होने चाहिए। तो करदाता के लिए क्या होना चाहिए, षटभुज में होना चाहिए, यानी कि ये जो हमारी षटभुज है इसके अंदर होना चाहिए। ओके, ये हमें पता चल गया कि इसके अंदर क्या है, इनसे हमें कोई भी मतलब नहीं है, इनसे, ठीक है, बात समझ गए, इनसे हमें क्या है, कोई भी मतलब नहीं है। ओके, फिर क्या है, रक्तदाता होने चाहिए, यानी इसके अंदर होने चाहिए अपने आयत के अंदर, तो षटभुज में, और अब कितना ये आयत के अंदर होने चाहिए ऐसे। तो देख लो कितने हैं, इन दोनों को जोड़ दो, कितना है अपना 27 है और प्लस में 36 है, कितना आ गया 3 और 6 कितना आ गया 63 आ गया, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आसानी से आप आंसर कर दोगे। अब किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट जो हो सकता था, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर इस टाइप का करवा दिया है। अब आप इसका बताओ, इस वाले क्वेश्चन का बताओ, ठीक है, कि एक निश्चित कूट में पारक को यह लिखा गया है 3 7 4 9, और उसके बाद रेस को यह लिखा गया है, और केयर को क्या लिखा जाएगा ये अपने को बताना है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पार्क के लिए है 4 है 4 है, रेस 4 4 है, तो हर एक का एक एक कोड हो सकता है। चेक करके देखो कि दूसरे नंबर पे ए है, इधर भी दूसरे नंबर पे ए है, 7 7 है, मतलब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस केयर का देख लो, तो सबसे पहले सी का देखो, सी का क्या कोड दिया गया है, सी तीसरे नंबर पे है तो 6 हो गया। ए है, ए का देखो यहां से 7 हो गया। आर का देखो कितना है 4 हो गया। ई का देखो कितना है 2 हो गया। 6 7 4 2 किस में है, 6 7 4 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपने को देखना है और इसका आंसर करना है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है। अब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा, और अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है तो अब इसका आंसर निकाल दो। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं, क्योंकि नीचे वाले से भी वही मतलब है कि क्या है, ठीक है, ये लो, अब आपके लिए और जूम कर दिया गया है, बस अब इसका आंसर करो। क्या है, जीवित जीव, सर्वाहारी, हिरण और ग्रह। जीवित जीव का मतलब होता है जो जीवित है, ठीक है, जिनके अंदर जीवन है उसको जीवित जीव बोला जाएगा। सर्वाहारी होता है जो सब कुछ खाता है, उसको सर्वाहारी बोला जाता है। और उसके बाद क्या है, हिरण हो गया, उसके बाद ग्रह है। बताओ क्या होगा, सबसे पहले तो जीवित जीव के लिखते हैं, जीवित जीव हो गया, और ग्रह है वो अलग हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। अब इसका मतलब ये तो 2 बन गया। उसके बाद अपने को इन तीनों में देखना है, इसमें देखना है सर्वाहारी और हिरण में। अब सर्वाहारी अलग होता है क्योंकि ये सब कुछ खाता है, और ये हिरण अलग हो जाएगा। देखो जिसमें ये है वो आपका आंसर है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला ग्रह के लिए हो गया, ये जीवित जीव के लिए हो गया, ये क्या इसके लिए हो गया, अपना एक सर्वाहारी के लिए हो गया, एक हिरण के लिए हो गया, क्योंकि हिरण शाकाहारी होता है, सर्वाहारी नहीं होता। अगर ये भी होता तो इसके अंदर ही हम ये और लिख देते, इस तरीके से ये बनता। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस टाइप के मैंने 2 करवा दिए हैं, और ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनसे सीखो, ऐसा नहीं कि सेम एज इट इज आएगा, इससे रिलेटेड कुछ आएगा। जितना आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ा है उतना ही लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको देखता हूं कितना दिमाग लगाते हो, कितना आप यहां पर दिमाग लगाते हो। पेन का दिया गया है, ये कैप का बताना है क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस, और मैं यहां पर लिख देता हूं आज की क्लास का सबसे बेस्ट क्वेश्चंस। अगर आपने ये निकाल दिया, इसका मतलब आपको रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता। सिर्फ 20% स्टूडेंट ही इसका आंसर कर पाएंगे, इस बात को भी याद रख लेना। क्या है, मैं दोबारा लिख देता हूं, तब तक आप आंसर करने की कोशिश करो, अपना दिमाग चलाने की कोशिश करो। फिर मैं तो आपको समझाने वाला ही हूं, ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं समझाऊंगा, मैं तो आपको समझाने वाला ही हूं। अपने को किसका बताना है, CAP का अपने को बताना है कि क्या होगा। चलो बताइए,
देखिए सबसे पहले P कितने नंबर पे आता है ये पता कर लो। अगर ये भी नहीं पता E कितने नंबर पे आता है ये तो पता होगा। अरे E भी नहीं पता तो ऐसे कर लो ABCDE, मतलब 5वें नंबर पे आता है। E आता है कितने नंबर पे? अपने 5वें नंबर पे आता है। लेकिन यहां पर 7 लिखा गया है क्योंकि स्वतंत्र पर कोई नहीं आता, इकेतर पे कोई नहीं आता, इसलिए 7 मैंने बोला है। ठीक है, 7 लिखा गया है। अब 7 लिखा गया है, 5 आना चाहिए था, 7 लिखा गया है, इसका मतलब इसमें +2 करके लिखा गया है। बात समझ में आई? तो यहां पर देखेंगे P है वो कितने नंबर पे आता है? ये अपने 16 नंबर पे आता है, 17 लिखा गया मतलब +1 करके लिखा गया है। N का देखोगे, N कितने नंबर पे आता है? N है आपका कितने नंबर पे आता है? देखो 1 2, अब +3 होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने किया है, तब मैं आपको बता रहा हूं। और N क्या है? N है वो 14 नंबर पे आता है, तो 14 + 3 कितना हो गया? 17 हो गया। यानी कि पहले जो भी जितने नंबर पे आता है उसमें 1 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया। ऐसे ही अपने को नीचे करना है। अच्छा क्वेश्चन था ना। अब इसमें ऐसे ही करो। C का पता है सभी को कितने नंबर पे आता है? C 3 नंबर पे आता है, 1 जोड़ना है, 4 आएगा, तो यहां पर 4 लिख दो। तो इसका मतलब ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, आंसर इन दोनों में से ही कोई होगा। देखो फिर A कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है, लेकिन 2 जोड़ना है, तो इसका मतलब अपने को 3 लिखना पड़ेगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या करना? P का अपने को पहले ही पता था, P 16 नंबर पे आता है, और इस बार 3 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 16 और 3 19 हो जाएगा। यहां पर भी देख सकते हो 19 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए बोला था मैंने, शानदार क्वेश्चन है। अगर अच्छा क्वेश्चन बनता है, इससे बेस्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपने ये निकाल दिया, मतलब बहुत अच्छे से तैयारी है आपकी। आपको कोई भी रीजनिंग में स्कोर करने से रोक नहीं सकता। और ये वाला निकाल लो, वेन आरेख का। अगर आपने ये भी कर दिया वेन आरेख वाला, इसका मतलब आपका ये भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, क्योंकि सारे टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं पहले भी करवा चुका हूं। अब मैं आपके लिए जो बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा? क्या दिया गया है? प्लास्टिक वस्तु, बाल्टी और फोटो फ्रेम। तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्लास्टिक की वस्तु लिखेंगे। अब प्लास्टिक की वस्तु है, उससे बाल्टी भी बनती है, क्योंकि प्लास्टिक की वस्तु है, बाल्टी है, प्लास्टिक की वस्तु होती है। इसके अलावा बाल्टी और किसी की भी होती है, लोहे की भी होती है, और भी बहुत सारी चीज की बनती है, आप सभी जानते हो। वैसे ही फोटो फ्रेम है, प्लास्टिक की भी फोटो फ्रेम होती है, और इसके अलावा और भी बनती है, काठ वगैरह, पता नहीं किस किस की बनती है ये। तो ये वाला होना चाहिए। तो ये जेड में दिया गया है, तो ये जेड वाला आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तीनों का आपस में संबंध होना चाहिए, बस इनका आपस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई फोटो फ्रेम अलग चीज है, बाल्टी अलग चीज है। ठीक है, ये जो प्लास्टिक वाली वस्तु है, प्लास्टिक की फोटो फ्रेम भी बनती है, आप सभी जानते हो इतना। इसके अलावा भी बनती है। ठीक है, ज्यादातर अलावा बनती है, प्लास्टिक की भी बनती है। बाल्टी है, प्लास्टिक की भी बाल्टी होती है। शहरों में तो मोस्टली प्लास्टिक की बाल्टी यूज की जाती है। गांव में अपने पता नहीं, हम लोहे की भी करते हैं, स्टील की भी करते हैं, पित्तल की भी करते हैं, तांबे की भी करते हैं, और भी बहुत सारी करते हैं। तो ये अलग हो जाएगा इस तरीके से। अब बताओ इससे बेस्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? कुछ अगर आपने इतने बेस्ट क्वेश्चन सीख लिए, तो फिर बताओ कुछ बच सकता है? नहीं बचना चाहिए। आपका दिमाग ओपन हो जाता है इन क्वेश्चन से। अगर दिमाग ओपन हो गया, दिमाग खुल गया, तो फिर कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए हम उनको आसानी से निकाल सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, तो बस अब इसका निकाल दो, बहुत ही आसान है ये आप सभी के लिए क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या बहुत ही आसान हो जाएगा या नहीं होगा? देखो, एक्टर का दिया हुआ है ये, हीरोइन का दिया हुआ है ये, तो हीरो का बताओ क्या होगा? बताओ। अब सबसे पहले दिमाग जाएगा कि सर जी इसमें 5 है, और इसमें कितने? 2 2 4 2 6 है, यानी सभी का एक एक तो कोड नहीं दिया गया। क्योंकि ऐसे भी देखोगे तो यहां पर 3 और 4 7 है, इधर देखोगे तो 4 और 4 8 है, इसका मतलब ये भी नहीं है। दूसरा, आपका दिमाग ये जा सकता है कि सर जी ए है, 1 नंबर पे आता है, लेकिन यहां पर देखोगे तो 1 तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद सी है, 3 पे आता है, 3 भी लिखा गया है, लेकिन टी 6 पे नहीं आता। टी 6 पे नहीं आता, तो ये वाला भी तरीका गलत हो गया। ठीक है, ये वाला भी तरीका गलत हो गया। फिर क्या हो सकता है?
ऐसे हो सकता है इसका रिवर्स अल्फाबेट लिखा हुआ हो, मैंने आपको समझाया था, उसका नंबर लिखा हुआ हो। तो ए का जेड होता है स्टार्टिंग में 26 होना चाहिए, तो 26 नहीं है। और 26 का आधा भी लिखा हुआ हो तो 13 लिखा हुआ है, ये मान सकता हूं। सी का विपरीत क्या होता है? सी का विपरीत आपको क्या बताया था? एक्स बताया था, क्रैक्स। और क्रैक्स कितने नंबर पे आता है? वो 24 नंबर पे आता है, 12 लिखा हुआ होना चाहिए था, आधा लिखते तो वो भी नहीं है। तो फिर क्या लिखा गया है? ऐसा ही थोड़ी ना मैंने बेस्ट क्वेश्चंस बोल दिया है, इतने आसान होते, इन छोटी छोटी चीजों से निकल जाते, तब तो वो मैं पहले करवा चुका हूं। अब वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो पेपर में बनते हैं, जो स्टूडेंट मोस्टली स्टूडेंट नहीं कर पाते। आप करोगे तो आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन में भी बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन में भी फायदा मिलेगा, इस बात को ध्यान रख लेना। और साथ में वैसे नंबर बढ़ेंगे, वो तो अलग चीज है। देखो क्या है, आपको समझाता हूं। इसमें क्या किया गया है? पहले एक कोड लिखा गया, फिर 3, फिर 6, फिर 8 और फिर 12, यानी इन कोड को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। ऐसे इधर देखोगे तो पहले क्या लिखा गया है? कोड 9, 5, 12, 8, 7, 4, 5 लिखा गया है। कितने हैं? 4 और 3 7 है। कितने हैं भाई? 4 और 3 7 है। इधर कोड देखो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बन गए। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा मैं आपको बताता हूं। भाई सब सारी चीजें हमने करके देख ली, सारी चीजें करके देख ली, कुछ भी नहीं हुआ। तो सर जी आपने लास्ट वाले का 12 क्यों माना? आपके दिमाग में यही चीज आ रही होगी, भाई वहां पर 5 है, या हमने स्टार्टिंग में 1, 3, 6, 8। देखो 26 से बड़ा कोड नहीं होगा यहां पे, ठीक है, क्योंकि वो क्या है कि हम मान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 26 तक ही हमारे अल्फाबेट होते हैं, उससे बड़ा यहां पर दिखेगा ही नहीं आपको। तो इसका मतलब फिर क्या है? 9 है, अब फिर 5, क्योंकि क्या वो नहीं मान सकते। फिर हम यहां पर 12 है तो 12 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसा ही है भाई, एग्जाम में ऐसा ही आया हुआ है, तभी तो ये कलर का है। बहुत अच्छा CHSL वाला अच्छा क्वेश्चन है। अब हीरो का निकाल दो, अब कुछ नहीं करना, ऊपर में जो भी दिया हुआ है देख के लिख दो। एच का क्या लिखा हुआ है? 9 है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा अपना? यहां पे सबसे पहले 9 हो जाएगा। ई का क्या लिखा हुआ है? ई दूसरे नंबर पे है और लास्ट में भी है, दूसरे नंबर पे भी 5 है और लास्ट में भी 5 है, तो 5 हो गया। उसके बाद आर का क्या है? आर तीसरे नंबर पे है, कितना है? 12 है, तो हम यहां पर 12 लिख देंगे। उसके बाद ओ का क्या लिखा गया है? ये तो स्टार्टिंग का ही लिख दो बस, 8 है तो 8 लिख दो। किसमें है? 9, 5, 1, 2, 8, 9, 5, 1, 2, 8 इसी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और पेपर में इतना ही नहीं चेक करना, स्टार्टिंग में ये चेक करते ही आपका आंसर आ गया, 8 तो देखने की भी आवश्यकता नहीं थी। इस तरीके से करना है। तभी बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पेपर में आपको उलझाना होगा, क्योंकि एग्जामिनर है। रीजनिंग में एक बात ध्यान रखना, हम बोलते तो हैं कि 20 में से 20 स्कोर करेंगे, लेकिन एग्जामिनर क्या होता है कि भाई एक क्वेश्चन ऐसा देता है जिसमें आपका समय लगेगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब वो इस टाइप का क्वेश्चन देता है, ताकि स्टूडेंट सोचता रहे। लेकिन हम हमारे चैंपियन को पहले ही बता देंगे कि ऐसा आए तो पहले तैयार रहना, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आए तो उसके लिए पहले ही तैयार रहना। अब ये वाला निकालो, इसको जूम कर देते हैं, ऑप्शंस तो देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ABCD वैसे भी लिखा हुआ है। चलो भाई आप इसका निकालो, दिमाग का यूज करना है तभी होगा, ठीक है? वैसे बिना दिमाग के यूज किए तो कुछ भी नहीं होता। क्या लिखा हुआ है? भारत, दिल्ली, असम, गुवाहाटी। बताओ। तो सबसे पहली चीज आप सभी जानते हो क्या आएगा भाई? भारत आएगा, हमारा भारत महान सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्या हो गया? दिल्ली आ गया, ओके। और असम, दिल्ली और असम अलग अलग है, दिल्ली है वो अलग है, असम है वो अलग है, लेकिन गुवाहाटी है वो असम के अंदर ही आएगा, इसके अंदर होना चाहिए, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किस में है ये सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही है। बाहर क्या हो गया? हमारा भारत देश महान, उसके अंदर दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, फिर असम हो गया जो हमारे देश का एक स्टेट है, और गुवाहाटी क्या है? उसकी राजधानी है, वो उसके अंदर आ जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ऐसे दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं असम को अलग लिख दो, गुवाहाटी को अलग लिख दो, तो वो अलग नहीं होगा, क्योंकि असम के अंदर ही गुवाहाटी है, असम का हिस्सा ही है गुवाहाटी। राजधानी वगैरह की तो अलग बात है, छोड़ो, लेकिन उसके अंदर ही आती है ना, असम के अंदर। तो बस जैसे अगर जयपुर मोस्टली आता है, जयपुर राजस्थान के अंदर है, ठीक है? तो ये जयपुर भी आता है, तो इसको भी ध्यान रख लेना। जो तो जयपुर के आसपास के होंगे उनको तो पता ही होगा, ठीक है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ये तो वैसे भी पता होगा अगर आपने जीके थोड़ी बहुत भी पढ़ी हुई होगी तो।
यह वाला निकालो। टैंक का 4 दिया हुआ है, PIR का 3 दिया हुआ है, इसका क्या होगा? इससे आसान क्वेश्चंस कोई नहीं हो सकता, इससे आसान क्वेश्चंस कोई नहीं हो सकता आपके कोडिंग डिकोडिंग में। टैंक है, इसका 4 लिखा हुआ है, PIR का 3 लिखा गया है, तो अपने को बताना है इसका क्या होगा। और आप सभी जानते हो इतना आसान क्वेश्चंस मैं नहीं करने वाला, वो आपसे ही करवाने वाला हूं, तभी तो मैंने लिखा है ताकि आप कमेंट करो। कमेंट करोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो और आंसर भी निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि क्या हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ये वाला। ये वाला क्वेश्चन देखिए, और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। ये अंतिम क्वेश्चन है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। क्या है? एनीवे को ये लिखा जाता है, बैटल को ये लिखा जाता है, तो हमें कॉस्टली को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, मैं आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आएंगी उनके बारे में बात नहीं करूंगा, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, वो सभी को पता है, सभी की अलग अलग दिमाग में आ रही है। मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करवाता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी कोई एक चीज दिखाई दे रही होगी, स्टार्टिंग के 3 अक्षर हैं, उनको यहां पर उल्टा करके लिखा गया है, ANY को YNA लिखा गया है। उधर लास्ट के 3 अक्षर है WAY, उसको YAW लिखा गया है। लेकिन ये एक से कंफर्म नहीं होगा, दूसरे से भी चेक करके देखेंगे। यानी BAT को TAB लिखा हुआ होना चाहिए, तो TAB ही लिखा हुआ है, और TLE को ELT लिखा होना चाहिए, यही लिखा हुआ है। अब उसका भी हमें यही लिख देना है। तो COS को क्या लिखेंगे? SOC लिखेंगे। TLY को क्या लिखेंगे? YLT लिखेंगे। क्या लिखेंगे? YLT। देख लो किसमें है, ये ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा आपका, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जाता है। एक तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, ठीक है, ऐसे आएगा। दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाएगा, ये सारे के सारे जो अल्फाबेट होंगे उनको उल्टा करके लिखा जाएगा, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जो हमने कल भी पढ़ा था, किसमें? एनालॉजी वाले में, या हमने सीरीज वाले में भी देखा था, एनालॉजी वाले में ज्यादा देखा था। क्या हो सकता है कि पूरे के पूरे को उसके क्या है कि वो लिख दिया जाए, आपको इसका रिवर्स अल्फाबेट लिख दिया जाए पूरे के पूरे को, ये ऐसे भी हो सकता है। चौथा तरीका क्या होता है कि भाई स्टार्टिंग इसमें 7 अक्षर होंगे, 7 अक्षर होंगे या 9 अक्षर होंगे, यानी विषम संख्या के अक्षर होंगे, उनमें से स्टार्टिंग के आधों को, एक को छोड़ के, जो बीच वाला है ना वो तो कॉमन रहेगा। स्टार्ट मान लो 7 का आ गया, तो स्टार्टिंग के 3 को बदल के लिख दिया गया, लास्ट के 3 को बदल के लिख दिया गया, बीच वाला है वो सेम रहेगा। ऐसे भी पूछा जाता है। तो अब मैंने सारे तरीके बता दिए जैसे जैसे ये पूछे जा सकते हैं। बस आप पेपर में आए तो तैयार रहना और फिर आके बताना, हाँ सर जी आपने जैसे बोला था वैसे ही आ गया। ठीक है, तो भाई आपकी ये क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। आज के सारे बेस्ट क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो लाइक कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और अगली क्लास और बेहतरीन करने के लिए। जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। SSCGD की बेहतरीन तैयारी करने के लिए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। क्लास कैसी लगती है, क्या आपको और कोई डिमांड है तो वो कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।